नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के कृषि विज्ञान के इस वीडियो के अंतर्गत हम भारत में जैविक खेती के भविष्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जैविक खेती का भविष्य। तो भारत में जो जैविक खेती का जो भविष्य है, जो हमें आज हमारे देश को भावी जो योजना है उनको ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है कि हम भारत में क्यों इसका भविष्य देखना चाहते हैं। आखिर भारत के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या संभावनाएं हैं जिनको देख करके हम यहाँ पर जैविक खेती को अगर हम शुरू करते हैं तो वो लाभदायक हो सकती है, कारगर साबित हो सकती है। तो ये सारी बातों की एक पहले से हम क्या करें, रूपरेखा तैयार करें, क्योंकि जब हम भविष्य की बात करते हैं तो वर्तमान समय के अंदर जो भी उपलब्धताएं हैं, जो भी संसाधन हमारे पास में मौजूद हैं और हमारे पास में कितनी कृषि योग्य भूमि मौजूद है, कितने कृषक जो हैं जो जैविक खेती के लिए प्रशिक्षित हैं या नहीं है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम जैविक खेती के भविष्य को निर्धारित करते हैं कि आने वाले समय में हम इसका एक मास्टर प्लान बनाएं और इस मास्टर प्लान के अनुसार हम हमारे भारत देश के अंदर इस जैविक खेती को पूर्ण रूप से लागू करें। तो बात आती है कि भाई हम भविष्य को ध्यान में रख के ही वर्तमान के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ योजनाएं बनाते हैं जो आने वाले समय के अंदर उनको क्रियान्वित किया जाए और इसको लागू करने के लिए हमारे पास में प्रचुर संभावनाएं होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं कि भारत के अंदर जैविक खेती की शुरुआत आखिर कैसे हुई। शुरुआत में भारत के अंदर देखा जाए तो ये प्राचीनतम पद्धति रही है। आज भी काफ़ी किसान लोग ऐसे हैं जो आज भी वर्तमान समय के अंदर जो कृषि है उस कृषि को परंपरागत तरीके से, प्राचीनतम तरीके से, यानी कि जो रासायनिक पद्धति है उसको अपना करके नहीं, बल्कि आज भी वो जैविक तरीके से खेती करते हैं। तो हम इस भविष्य के बारे में हम पहले से सुनिश्चित हो जाएं और हम ऐसी योजनाओं को बनाएं, इस तरह का हमारा प्लान होना चाहिए, ऐसी रूपरेखा होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से जमीन को, पर्यावरण को, किसान को कोई भी और मनुष्य के स्वास्थ्य को कोई भी नुकसान ना उठाना पड़े। तो हमारे पास में इस भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए उस कार्यक्रम की पहले से हम रूपरेखा तैयार करें। कितनी भूमि के ऊपर हमको जैविक खेती करनी है, कितने किसान जो हैं उन किसानों को प्रशिक्षित करना है और किसानों को वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने के लिए पहले से तैयार किया जाए, उनको सजग किया जाए, उनको जागरूक किया जाए और रासायनिक खेती के द्वारा होने वाले नुकसान को समझा करके हम जैविक खेती को अपनाने के लिए उनको प्रेरित करें, तभी हमारा भविष्य सुनिश्चित हो सकता है। तो 1993 के अंदर सबसे पहले भारत के अंदर कृषि मंत्रालय 1993 में कृषि मंत्रालय ने सबसे पहले भारत के अंदर जैविक खेती को लागू करने के लिए विशेष जोर दिया। तो ये शुरुआत हुई थी कृषि मंत्रालय से कि भी हमारे देश के अंदर भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि आगामी समय के अंदर कौन कौन सी हम किस तरीके से हम जैविक खेती कर सकते हैं, और जैविक खेती को करने के लिए ये एक सुझाव दिया गया, एक प्रस्ताव दिया गया और उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। तो यहाँ पर कृषि मंत्रालय ने इसको अनुमोदित किया और इस बात पर जोर दिया कि हमें हमारे देश के अंदर कृषि के जो रासायनिक तौर तरीके हैं उनको छोड़ करके धीरे धीरे हम उनको कम करते हुए आने वाले भावी समय के अंदर हम भविष्य में केवल और केवल जैविक खेती को ही सहारा से हम खेती करें। तो किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से हम बात करते हैं यहाँ पर 1 जुलाई 2001 के अंदर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं
उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रमाणीकरण तो सबसे पहले बात ये आती है कि हम क्या करें कि जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम जो उत्पन्न करते हैं, जब जैविक खेती करते हैं तो उस जैविक खेती के माध्यम से क्या किया जाता है कि जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है, जो फसली उत्पाद है जिसे हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहेंगे, क्योंकि हमने किसके द्वारा किया है, जैविक खेती जैविक पद्धति से किया और जैविक खेती करके जो तो इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का प्रमाणीकरण यानी इसको सत्यापित कौन करेगा कि ये जैविक खेती के द्वारा उत्पन्न जो उत्पाद है उसको अपने मानकों के ऊपर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के प्रमाणीकरण के लिए भारत के अंदर चार संस्थाओं को अधिकृत किया गया। चार संस्थानों को अधिकृत किया गया। तो इन चार संस्थानों में हम देखें तो पहला जो संस्थान था वो था अपने स्पाइस बोर्ड को स्थापना की गई, स्पाइस बोर्ड। दूसरा जो संस्थान था वो अपने टी बोर्ड। तीसरा संस्थान कॉफी बोर्ड। और चौथा एपिडा। तो इन संस्थानों को तैयार किया गया ताकि ये क्या कर सके, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं उन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के प्रमाणीकरण के लिए उत्तरदायी, यानी कि जो प्रमाण पत्र यानी सर्टिफाई करने के लिए, प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए हमें भारत के अंदर चार संस्थाओं को अधिकृत किया गया। लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या बढ़ चुकी है। ये जुलाई 2001 की बात है जिस समय, लेकिन वर्तमान में अभी 24 से भी अधिक क्या है ऐसे प्रमाणीकरण संस्थाओं को स्थापित किया गया है। कईयों को तो जन सहभागिता के आधार पर भी स्थापित किया गया ताकि जो भी किसान हैं वो अपने उत्पाद को ले जा करके उसका प्रमाणीकरण करा सके कि कहीं इसके अंदर कोई कीटनाशक पदार्थ तो नहीं है, कहीं इसके अंदर कोई रासायनिक पदार्थ तो नहीं है। तो रासायनिक उर्वरकों के प्रभाव और कीटनाशकों के प्रभाव को बिल्कुल ही कम किया जाए और उसको धीरे धीरे जैविक खेती के अंदर हम जब करते हैं तो उसके अंदर वो चीज़ें नहीं पाई जाती है। तो इसको प्रमाणित करने के लिए हमें ऐसे संस्थानों के पास में हमने अपने प्रोडक्ट को ले जाना पड़ता है एज ए सैंपल, और जब वो उसको पूरी जांच करते हैं, उसको परखते हैं और उनके सारे मापदंडों के आधार पर यानी कि फाइटोसैनिटरी के हिसाब से भी देखा जाए कि उनको साफ सफाई करके, उनकी धुलाई करके और उन पादपों को सैनिटाइजेशन करके उसको आगे तैयार करके भेजा जाए। तो ऐसे में इन सारी चीज़ों को पूरी तरह से इस संस्थान के द्वारा ही क्या किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है, जिसमें स्पाइस बोर्ड, जिसमें सारे मसाले आ गए। जितने भी मसाले हम उत्पन्न करते हैं अगर वो जैविक तरीके से उत्पन्न करते हैं तो उसके लिए हम स्पाइस बोर्ड के पास जाते हैं। टी यानी चाय, तो चाय की खेती अपने आसाम के अंदर होती है, दार्जिलिंग, तो वहाँ पर भी हमने ऐसे बोर्ड को स्थापित किया है जो क्या काम करता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को प्रमाणीकरण करने का काम करता है। और जिस प्रोडक्ट को वो पैकिंग किया जाता है उसके ऊपर उसका सर्टिफाइड किया हुआ उसका रिमार्क लगाया जाता है, मार्का लगाया जाता है। उस मार्के के द्वारा पता चलता है कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, कोई भी कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, केवल जैविक तरीके से तैयार किया गया है। तो ये संस्थाएं जो हैं, आज इन संस्थाओं की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आज हर किसान वर्ग के जितने भी लोग हैं जो ये जैविक तरीके से खेती करना चाहते हैं तो अपने प्रोडक्ट को वो एक उचित मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी पहचान, उसको सर्टिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम हमारे देश से इन चीज़ों को बाहर किसी देश के अंदर हम भेजते हैं तो
इनका हमको उचित मूल्य मिल सके, और प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा, क्योंकि हम विदेशों में जाकर के जो संस्थान हैं उन संस्थानों को अगर हम प्रमाणित करने के लिए सैंपल भेजते तो हमारे पास में हमको समय भी ज़्यादा लग सकता है, हमारे पास में खर्चा भी हमको ज़्यादा वहन करना पड़ेगा। इसलिए हमने भारत देश के अंदर ही 1 जुलाई 2000 के अंदर 4 बोर्ड हमने स्थापित किए। और फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं तो 10वीं पंचवर्षीय जो योजना है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में इसको हमने स्थापित किया है। जैविक खेती को किस रूप में स्वीकार किया गया? जैविक खेती को राष्ट्रीय प्राथमिकता क्षेत्र। तो यहाँ पर राष्ट्रीय प्राथमिकता क्षेत्र यानी कि हमारी पहली प्राथमिकता क्या है ना, जो हम हमारे जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा किसको स्थान देना चाहते हैं, है ना। तो प्राथमिकता किसको देनी है? हमारे देश के अंदर 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जैविक खेती को प्राथमिकता दी गई कि रासायनिक खेती को धीरे धीरे करके बंद कीजिए, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। हम परंपरागत तरीके से जो रासायनिक खेती करते आ रहे थे, और उस पद्धति के द्वारा प्रकृति को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, मृदा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मनुष्य के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको हम क्या कर रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं। तो हम राष्ट्रीय प्राथमिकता क्षेत्र के तौर पर भारत सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर जैविक खेती को पहला स्थान दिया। और आज भी हम देखते हैं कि जब भी बजट पारित होता है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, सबसे पहले कृषि क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। और जो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो आर्थिक जो स्तर है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है भारत देश की, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर के ऊपर। और एग्रीकल्चर में अगर हम जैविक खेती को समावेशित कर दें तो ये हमारे देश के अंदर और भी ज़्यादा फायदेमंद होगी। वर्ष 2004 में, तो वर्ष 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थापित किया गया। वर्ष 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया, ठीक है ना। तो ये एक सेंटर ऑर्गेनाइज बनाया गया भारत के अंदर। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र सबसे पहला जो केंद्र था वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित किया गया। और 18 जनवरी 2016 में 18 जनवरी 2016 के अंदर भारत के अंदर जो सिक्किम राज्य जो है, ये पहला या प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया। यानी कि सिक्किम एक भारत का एक ऐसा राज्य था जहां पर पूर्ण रूप से खेती को जो तौर तरीके हैं वो जैविक तौर तरीके अपनाए गए। और वहां पर भारत के अंदर 18 जनवरी 2016 के अंदर इस राज्य को क्या कर दिया? प्रथम जैविक राज्य घोषित कर दिया गया। आज हम वर्तमान समय में देखें तो हमारे देश के अंदर जो जैविक खेती है उसको बढ़ावा मिल रहा है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिल करके हमारे देश के अंदर क्या कर रही हैं? जैविक खेती के लिए लोगों को प्रशिक्षित कर रही हैं, किसानों को सुविधाएं दे रही हैं। जो उनको ऋण दिया जाता है उसके अंदर जो सब्सिडी है वो सब्सिडी भी ज़्यादा मात्रा में दी जाती है। और हर प्रकार से सरकार यही चाहती है कि किसान जो लोग हैं वो किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो, उनके लिए ऋण मुहैया करवाना, उनके लिए सब्सिडी उपलब्ध कराना,
और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे देश जो है वो आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सके जैविक खेती के अंतर्गत। तो अब इसके बाद में हम आगे की कड़ी में पढ़ते हैं कि भारत के अंदर जो भविष्य देखा जाए तो बहुत ही उज्जवल भविष्य है, और भारत में जैविक खेती को अपनाने के पीछे भी कई कारण हैं, और उन कारणों की अगर अपन बात करें तो भारत में हर तरह से देखा जाए तो सारी संभावनाएं मौजूद हैं जो जैविक खेती के लिए चाहिए। और हम बात करते हैं कुछ ऐसे संस्थानों की कि कुछ कार्यक्रम जो सरकार है, भारत सरकार ने जो कार्यक्रम चलाए हैं, उन कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो उन कार्यक्रमों को जैसे NMSA, तो भारत सरकार द्वारा चलाए गए कुछ कार्यक्रम है, और उन कार्यक्रमों का कुछ हिस्सा मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। और परीक्षा के अंदर कई बार सवाल पूछा जाता है, 1 नंबर का किसी भी शब्द का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो उसमें से एक सवाल जरूर आता है ना। जैसे पूसा संस्थान का पूरा नाम क्या है, ठीक है ना, PSB का पूरा नाम क्या है, ऐसे ही NMSA और भी ऐसे एब्रीविएशंस है, संक्षिप्तीकरण किए हुए शब्द हैं, इनका विस्तार से इनका पूरा नाम या फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो उसमें भारत सरकार के द्वारा जो जैविक खेती का भविष्य को निर्धारित करने के लिए जो कार्यक्रम स्थापित किया गया, उसके अंतर्गत हम देखें तो ये नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भी हम भारत के अंदर ऐसे जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे कार्यक्रमों को स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। तो राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये भारत सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हम भारत के अंदर टिकाऊ खेती के मिशन को पूरा करते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और दूसरा इसके अंदर पूछा जाता है PKVY, ठीक है ना, परंपरागत कृषि विकास योजना, RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, फिर है MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो उद्यानिकी के अंतर्गत ये मिशन का कार्यक्रम है, और ऐसे सवाल कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, इनका पूरा नाम पूछा जाता है। ये RS के एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। MIDH का पूरा नाम क्या है, RKVY का पूरा नाम क्या है, PKVY का पूरा नाम क्या है, और NMOOP
इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल मिशन फॉर ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। तो भारत के अंदर इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो सुनिश्चित किया गया है कि भी हम ऐसे कार्यक्रम को चलाएं जिससे कि जैविक खेती को बढ़ावा मिले, और सरकार ऐसे योजनाओं को, ऐसे कार्यक्रमों को चला करके ये किसान भाइयों के लिए सुविधा मुहैया कराना चाहती है। उनको ऋण मिलता है, उनको हर प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए योगदान मिलता है और सब्सिडी मिलती है। तो आज वर्तमान समय में भारत देश क्या पूरे विश्व के अंदर जो भी देश हैं उसमें से 179 जो देश हैं वो जैविक खेती का कार्य कर रहे हैं, और जिसमें से 509 लाख जो हेक्टेयर भूमि है उस हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती की जाती है, और उसके अंतर्गत 24 लाख जो किसान भाई हैं वो इसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं? हिस्सा ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि भविष्य के अंदर या भावी समय के अंदर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि आज हमारे देश में जैविक खेती की कितनी आवश्यकता है, तो उसको हम ध्यान रखें, और उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भरसक प्रयास करने होंगे। और भारत के अंदर इसकी प्रचुर संभावना है, तो और सब तरह के संसाधन यहाँ पर मौजूद हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जैविक खेती को सहारा ले सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, बाकी कल पढ़ेंगे हम।